नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। भवानीपुर समेत बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग को 3 घंटे हो चुके हैं। सबसे दिलचस्प जंग भवानीपुर की ही है, जहां ममता बनर्जी के खिलाफ यहां से बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल और सीपीएम के श्रीजय विश्वास समेत 12 उम्मीदवार हैं। ममता नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर तक विधायक बनना होगा। सुबह से भवानीपुर में वोटरों का जोश दिख रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। वोटिंग सेंटर्स के बाहर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें नजर आ रही हैं, लेकिन यहां पर अभी फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो भवानीपुर ये सीट जहां पर चुनावी भिड़ंत है, ममता बनर्जी टीएमसी की तरफ से, प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी की तरफ से और श्रीजय विश्वास सीपीएम की तरफ से ये मुकाबला। लेकिन अगर कहा जाए तो दो लोगों के बीच में, यानी ममता बनर्जी और प्रियंका टिब्रेवाल के बीच में ज्यादा है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी उतरी है और यहां से जीतना उनके लिए जरूरी है अगर वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहना चाहती हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे काउंटर सेंटर से, जहां पर लोगों की भारी तादाद सुबह से ही पहुंची है मतदान करने के लिए, लेकिन सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है भवानीपुर में, जहां एक तरफ देखिए मतदान हो रहा है, वहीं ममता की किस्मत का आज फैसला होना है। बीजेपी की प्रियंका भी दरअसल ममता को सीधे तौर पर चुनौती दे रही हैं। आज उनकी किस्मत का भी फैसला होना है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, लोग वोट देने को अगर निकल गए तो निश्चित रूप से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। स्टेट पुलिस के हाथ में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में स्टेट पुलिस रहती है, लेकिन यहाँ की जो स्टेट पुलिस है नेकेडली सरकार की मदद करती है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को ये इनपुट गया है, उनको मिला है कि इस तरह से लोकल पुलिस बदमाशी कर रही है, उसी का ये नतीजा है। আপনার অর্গানাইজেশন নেই, বিজেপির অর্গানাইজেশন নেই। যে কজন ছেলেকে লাস্ট ইলেকশনে যাদের ইয়ে করেছিল, ভুল বুঝিয়ে নিয়েছিল, তারাও এখন ফিরে চলে এসছে আর বিজেপি করে না। এই পাড়াতেই সব, সেদিনও আপনি দেখলেন আমার সাথে ডোর টু ডোর করতে গিয়ে একজন রূপা বলে, একটা রূপা মণ্ডল বলে একটা মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এসছে। আমার মনে হয় যে ভালো পার্সেন্টেজ ভোট পড়বে। ন্যাচারালি জেনারেল ইলেকশনের মতন তো পড়বে না, কিন্তু ভালো পার্সেন্টেজে ভোট পড়বে। মনে রাখবেন, আজকে স্বাধীনতা চলে যাচ্ছে দেশে, আমরা হিন্দুস্তানকে তালিবান বানাতে দেব না, মাথায় রেখে দেবেন। আজকে ইউপিতে লোক কথা বলতে পারে না, পাঞ্জাবে ভয়ে লোক কথা বলতে পারে না, ত্রিপুরায় পারে না, দিল্লিতে পারে না, उत्तर प्रदेश पड़े ना, शुरू मानुष की मारा है। देखिए, होपफुली अच्छे से सारे एजेंट्स बैठ सके, फेयर एंड क्लीन इलेक्शंस हो, और बस यही चाहूंगी कि लोगों को वोट देने दिया जाए अच्छे से। देखिए, बहुत जरूरी है यहाँ पर, बिकॉज जिस प्रमाण में लड़के कल बाहर से यहाँ लाए गए हैं वोट देने के लिए, तो उससे पता चलता है कि कितनी घबराई हुई है सरकार और अपोजिशन। भवानीपुर में अब क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन यहाँ पे होगा? ये तो ऊपर से अगर लोग उतरे आज वोट देने के लिए बिल्डिंगों से, तब आपको दिखाई देगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ जयंतो घोषाल वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले सीधे अनुपम का रुख कर लेते हैं। वो भवानीपुर उस जगह पर ही है जहां पर मतदान चल रहा है। अनुपम, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही दिख रहा है। जी बिल्कुल, सुबह जो हमें लंबी कतार देखने को मिली थी, हालांकि अभी नज़ारा बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अब लोग नहीं हैं, और उसका जो प्रतिशत आ रहा है उससे समझा जा सकता है 7.5% अभी तक वोट डले हैं 9 बजे तक सुबह। तो इससे ही अंदाज़ा लग सकता है कि वोटिंग परसेंटेज जैसा लोग अपेक्षा कर रहे थे वैसा नहीं हो रहा है। लोगों की भीड़ जो चिर परिचित अंदाज देखने को मिलता था, वो नेचुरली लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि वैसा होगा, क्योंकि उपचुनाव में नॉर्मली वैसा नहीं होता है। लेकिन लोगों की भीड़ अभी काफ़ी कम हो चुकी है। लोग काफ़ी इक्का दुक्का संख्या में ही लोग आ रहे हैं, घुस रहे हैं, वोट देके निकल रहे हैं। तो इस वक्त जो आसपास के भी जो बूथ है वहाँ पर भी जो सुबह के वक्त 7 बजे के वक्त थोड़ी लंबी कतार थी, वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में जो आशंका प्रकट की जा रही थी कि वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है, वो देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता रहा तो ये समझा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम होगा, और
और जिससे जो भी पार्टियां चाह रही हैं कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो तो वो शायद फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। जयंतो घोषाल भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जयंतो साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से लोग 9 बजे तक पहुंच रहे हैं, वो दिखा रहा है कि लोग उतने उत्साहित फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है जैसे जैसे दिन चढ़े, लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो और बढ़े। Up in large numbers right now. जयंतो जी, आपको आवाज पहुंच रही है? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनुपम हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अनुपम, जो लोग पहुंच रहे हैं, क्या संख्या ज्यादा दिख रही है? महिलाएं बढ़ चढ़कर पहुंच रही हैं, पुरुष दिख रहे हैं? कौन सा वर्ग जो खासा उत्साहित नजर आ रहा है तस्वीरों में? जी देखिए, पिछले चुनाव में जिस तरह से हम लोगों को सुबह सुबह महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली थी, वैसा इस बार बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। थोड़ी कतार देखने को मिली, लेकिन वो महिला पुरुष दोनों मिलाकर देखने को मिली। और उपचुनाव में अमूमन 40 से 45% तक वोटिंग होती है। तो यहाँ पर चूंकि भवानीपुर हाई प्रोफाइल सीट है, काफ़ी अच्छे से तीनों ही पार्टियों ने यहाँ पर चुनाव प्रचार भी किया, तो उम्मीद की जा रही थी कि जो वोटिंग परसेंटेज है थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो ऐसा दिखाई देने को नहीं दे रहा है। ऐसे में अब ममता बनर्जी या टीएमसी की अगर कहें तो टीएमसी की भी यही चिंता थी कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा नहीं रहा तो मार्जिन नहीं होगा, और चाहे बीजेपी हो वो भी मार्जिन नहीं हो पाएगा जो भी जीतेगा। तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी जीतती भी हैं तो बगैर मार्जिन के जीतने पर जो वो चाह रहे थे नेशनल पॉलिटिक्स में, जिस तरह से वो जाना चाह रहे हैं, एक भारी भरकम जीत के साथ अंदाज के साथ वो कूदना चाह रहे थे, वैसा नहीं हो पाएगा। वहीं बीजेपी की भी कोशिश भी यही रही कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर आएँ, वोट डालें और संख्या बढ़े, लेकिन वो स्थिति हमें इस बार बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है भवानीपुर उपचुनाव में। ठीक है, अनुपम रहिए आप साथ। जयंतो घोषाल भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं प्रियंका टिब्रेपाल, जो सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से चुनौती दे रही हैं ममता बनर्जी को। उन्होंने आज तक से खास बातचीत की, क्या कहा सुनिए। कैसा चल रहा है वोटिंग जो आप देख रहे हैं? जहाँ जहाँ खराबी दिख रही है वहाँ मैं आवाज उठा ही रही हूँ। अभी तक कोई बूथ रिगिंग या जैमिंग का कोई 2-3 जगह जैम करने का कोशिश किया था। अभी इसमें भी 146 था, वो मैंने चालू कराया। 126 जो मदन मित्रा के घर के नीचे है वो जैम अभी भी करके रखा है। अभी तक जो हो रहा है, आप खुश हो, संतुष्ट हो या फिर दिक्कत? कि लोग अगर घरों से निकल करके जेन्युइन वोटिंग होती है देते हैं तो आप नतीजा देख लीजिएगा। जयंतो घोषाल साहब, ये कुल मिलाकर प्रियंका टिब्रेपाल ये कह रही हैं कि कई जगहों पर जाम करने की कोशिशें हो रही हैं। जिस तरीके के आरोप टीएमसी पर लगते रहे, एक बार फिर से बीजेपी वही आरोप लगा रही है। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप ये तो चुनाव के दिन में होता ही है। और अभी चुनाव में कम से कम भवानीपुर सीट में सुबह से कोई हिंसा का घटना अभी तक हुई नहीं, और उम्मीद है कि ऐसे ही शांति के वातावरण में चुनाव हो जाए। परसेंटेज ऑफ वोट सुबह कम होती है, और अभी देखना है कि परसेंटेज ऑफ वोट बाई इलेक्शन में भी बहुत कम होती है। लेकिन इस चुनाव में अगर बाई इलेक्शन में जैसे एवरेज कम होती है, उससे भी कम होता है, तो ममता के लिए वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी लास्ट जितने असेंबली इलेक्शन में, 2 असेंबली इलेक्शन में भाजपा का वोट बैंक बढ़ गए हैं, और तृणमूल कांग्रेस का वोट घटा है। और डीलिमिटेशन के बाद आबादी का जो कैरेक्टर उसमें भी बदल आया है, और गुजराती वोट, पंजाबी वोट, ऐसे करके अगर सेगमेंट दिखा जाए, मारवाड़ी वोट, क्योंकि भवानीपुर एक कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ गार्डन रिच भी है जहां मुस्लिम आबादी है 20%, और एल्गिन रोड, बालीगंज जैसे जगह जहां नेताजी सुभाष बोस का घर एकदम अर्बन एलिट मिडिल क्लास, जिसको हम लोग भद्रलोक बंगाली कहते हैं, वो भी वोटर है। अभी ये जो वोट बैंक, ये मानना ही पड़ेगा कि 2019 में जय श्री राम नारा भाजपा के लिए बंगाली दिए थे, और ये कलकत्ता में इसका असर हुआ था, ये मानना पड़ेगा। लेकिन 2021 में ममता बनर्जी 200 सीट पार करके जो जीता, वो सिकंदर, ये नारा तृणमूल कांग्रेस ने लगाया। अभी मुझे लगता है भवानीपुर जो सीट है उसमें ममता बनर्जी का नियंत्रण ज्यादा है, और ममता बनर्जी हार जाएगी ऐसे कोई स्पेकुलेशन कोई पोलस्टर अभी तक किया नहीं। लेकिन भाजपा का अभी एक ही लक्ष्य है
कि जो वोट बैंक में इरोशन तृणमूल कांग्रेस का हो रहा था उसको रोका ना जाए और भाजपा के लिए वो वोट बैंक बढ़े। लेकिन देखिए ममता बनर्जी 2021 में जो असेंबली इलेक्शन जो अभी जो हुआ है उसमें जो बाहरी इशू था और उसमें जो अमित शाह मोदी जी जब आ रहे थे, नड्डा जी जो आ रहे थे, उस समय आउटसाइडर ये जो इशू बहुत बड़ा इशू हो गया था, बंगाली आइडेंटिटी इशू हुआ था। ये भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस ये इशू नहीं किया। भवानीपुर इशू में ममता बनर्जी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि भारतवर्ष है, ये मिनी भारतवर्ष है भवानीपुर। तो 2024 का लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी का रिश्ता अभी अच्छा नहीं है और कांग्रेस के साथ बहुत सारे इश्यूज में बहुत झगड़ा हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के साथ। अभी तो 2 दिन पहले गोवा से एक्स कांग्रेस चीफ मिनिस्टर आ गया है तृणमूल में। तो अभी इस समय ममता बनर्जी मोदी जी के साथ नेशनल लेवल में सेंटर स्टेज में दिखाई देना चाहते हैं और वो आउटसाइडर के इशू के जगह मिनी भारतवर्ष के इशू लेके भवानीपुर भी भा है, भारतवर्ष में भा है, ये भी बोले हैं। तो भवानीपुर से भारतवर्ष ये जो लक्ष्य है, ये भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये एक यार्डस्टिक हो सकता है उसके लिए वोट बैंक। ठीक है, अभी तक जैसे हम लोग जिक्र कर रहे हैं, आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बहुत कम वोटिंग हुई है, तो क्या हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि आने वाले भी वक्त, क्योंकि दिन अभी बढ़ेगा चढ़ेगा, उसमें क्या और लोग भी पहुंचेंगे और महिलाओं की संख्या जो हमने हर बार देखी, ज्यादा तादाद में महिलाएं घर से निकल रही थी, वोट कर रही थी, वो अभी तक तो नहीं दिखा। क्या वो आज दिख सकता है शाम तक जब तक वोटिंग कंप्लीट होती है, ऐसे आसार? देखिए महिला जो वोट बैंक है वो अभी भी ममता बनर्जी के साथ है। उसके कारण बहुत है और वो कारण विश्लेषण करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसमें उनके जो स्कीम है और उसके लिए जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो बहुत सारे पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं और महिला वोट बैंक के लिए ही अभी टेबड़ेवाल को कैंडिडेट किया गया है। तो बीजेपी के लिए भी ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है कि मारवाड़ी समाज के प्रतिनिधि है और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के होने के नाते और प्रोफेशनली लॉयर है और अच्छे लॉयर है। तृणमूल कांग्रेस के साथ लड़ाई कोर्ट में भी हुई है और उसमें विजय भी प्राप्त हुई थी। अच्छा बोलती है, उम्र कम है, तो इसीलिए नई पीढ़ी है। तो भाजपा का कोशिश है कि ममता बनर्जी को हराना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वो टक्कर दे सकती है, अगर मान लीजिए एक वोट परसेंटेज ममता बनर्जी के खिलाफ वो ले आ सकते हैं, वो भाजपा का लक्ष्य है। ठीक है, जयंत जी रहिए आप जरा साथ, हमारे साथ अनुपम भी हैं। अनुपम जरा तस्वीरें इस वक्त दिखा दीजिए, क्योंकि अब 10 बजे के ऊपर का वक्त हो चुका है। क्या लोग पहुंच रहे हैं? अब संख्या बड़ी है मतदान केंद्र में? बिल्कुल, मैं आपको मतदान केंद्र की सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। जो तस्वीरें थोड़ी देर पहले थी लगभग वही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जो हमें सुबह 7 बजे के आसपास भीड़ नजर आई थी थोड़ी, वैसा नज़ारा बिल्कुल नहीं है। 7:30 तक ये भीड़ छट गई और उसके बाद से ही धीरे धीरे लोगों की आवाजाही भी वो कम हो गई इन द सेंस कि जो एक भीड़ हो जाती है, काफी लोग एक साथ आ जाते हैं, वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, जा रहे हैं। सिद्धू और कैप्टन की नोकझोंक से शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस में बगावत का बिगुल बन गया है। पार्टी के अंदर ही कई खेमे दिख रहे हैं और ये इसलिए हुआ क्योंकि सिद्धू नाराज थे और सिद्धू नाराज हैं। सिर मथे किसी भी चीज की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां पे खड़ूंगा। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ा विश्वास किया था सिद्धू साहब को, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विश्वासघात है। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव में जब लड़ेगी तब लड़ेगी। फिलहाल तो आपसी लड़ाई है, इज्जत पर बनाई है, पार्टी की जगह हंसाई है, मुश्किल घड़ी आई है। मुंह फुलाए बैठे सिद्धू को सीएम ने संदेश भिजवाया है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर बात करें, पूरे विवाद को साफ करें।
मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो। जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते हैं। चन्नी ने तमतमाए हुए सिद्धू को संदेश जब भिजवाया, उसके पहले ही सिद्धू ने आला कमान को संदेश भिजवा दिया था और उस संदेश का ये था सार कि सिद्धू हथियार डालने को नहीं है तैयार। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ सकता। सिद्धू ने आज सुबह सुबह पहले ट्वीट किया और फिर दिल्ली दरबार को खबरदार किया कि बात आगे बढ़ानी है तो उनके संदेश का मतलब समझकर ही बात आगे बढ़ाई जाए। सिद्धू क्या चाहते हैं, सिद्धू के बयान में पार्टी को बचाने की चिंता से ज्यादा चेतावनी थी। इंसाफ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ चीज की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं कोई सोचण दी लोड़ नहीं है। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करना। सिद्धू के तेवर बताते हैं कि वो तलखियों से सराबोर है। सूत्रों की माने तो तमाम नाराजगी के अलावा वर्चुअल इस्तीफा दे देने वाले सिद्धू 3 लोगों के इस्तीफे पर अड़े हैं। वो चाहते हैं कि चन्नी सरकार में मंत्री राणा गुरजीत सिंह, डीजीपी आईपीएस सहोता और महाधिवक्ता एसपी देओल का इस्तीफा ले लिया जाए। ये तीनों शीर्ष अधिकारी चरणजीत चन्नी की पसंद है। सिद्धू शुरू से ही इनकी नियुक्तियों का विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब तो इन्होंने इनके इस्तीफे को नाक का सवाल बना लिया है। सिद्धू को भरोसा है कि कई बार की तरह इस बार भी उनकी ही बात मानी जाएगी, लेकिन इस बार सिद्धू गच्चा खा सकते हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो इस बार कांग्रेस ने प्लान भी तैयार कर लिया है और तो और कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर विचार भी कर रही है। सूत्रों की माने तो सिद्धू की कुछ मांगे जायज हैं, जिन पर पार्टी विचार करने को तैयार है, लेकिन सिद्धू का बागी रवैया गांधी परिवार को नागवार गुजरा है, इसलिए उन्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। पार्टी के पास प्लान बी तैयार है। संभव है कि कांग्रेस सिद्धू की नाराजगी पर ऐसा कोई फैसला ले ले, क्योंकि सिद्धू के नाराज होने पर कांग्रेस के ही नेता नाराज हैं। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सिद्धू ने राहुल और सोनिया समेत पार्टी से विश्वासघात किया। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने बड़ा विश्वास किया था सिद्धू साहब पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विश्वासघात है। पंजाब के एक विधायक का निशाना सिर्फ सिद्धू है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी मानते हैं कि कांग्रेस में स्थायी अध्यक्ष न होने से रणनीति नहीं है, और रणनीति नहीं है इसलिए पार्टी में भगदड़ मची है। In our party, at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. We need to understand each other's point of view. I don't want to talk about Punjab, but a border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. कपिल सिब्बल मानते हैं कि सरहद से जुड़े पंजाब में सरकार का अस्थिर होना राष्ट्र की सुरक्षा का भी मसला है, इसलिए विवाद समाप्त हो। लेकिन विवाद तो गहराता जा रहा है। मनीष तिवारी जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पार्टी के नेतृत्व की ही समझ पर सवाल उठा रहे हैं। पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में, और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में इस वक्त जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। सिद्धू चन्नी से नाराज हैं, कैप्टन समर्थक सिद्धू से नाराज हैं, आला कमान सिद्धू से नाराज हैं,
मनीष तिवारी आला कमान से नाराज हैं और कपिल सिब्बल पूरी पार्टी की नीति से नाराज हैं। और मिली जुली इस सारी नाराजगी ने चिंता की मारी कांग्रेस को जुगनू बना दिया है। चंडीगढ़ में मोहित शर्मा और सत्येंद्र चौहान के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से मौत का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। व्यापारी मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। उनके चेहरे, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट के निशान है। मनीष गुप्ता के शरीर पर गंभीर चोट के 4 निशान हैं। सिर के बीच में कारोबारी के लिए जानलेवा साबित हुई। कारोबारी के दाहिने हाथ की कलाई पर डंडा मारने का भी निशान है। दाहिने हाथ की बाह पर भी डंडे से पिटाई के निशान है। बाईं आंख के ऊपरी परत पर भी चोट के निशान है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर कानपुर के कारोबारी की आई। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कारोबारी के सिर के बीच में जो चोट लगी थी उसकी वजह से ही मौत बताई जा रही है। कानपुर के कारोबारी की गोरखपुर में ये मौत का मामला अब गर्माता जा रहा है। हालांकि इसको लेकर जांच की बात भी कही गई है और साथ ही साथ 6 पुलिस वाले सस्पेंड भी किए गए हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की ये बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में ही उनके साथ मारपीट हुई, डंडे से उन्हें पीटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। कई जगहों पर उनको चोट के निशान मिले हैं। शरीर के बहुत सारे हिस्से ऐसे। मनीष गुप्ता के शरीर पर गंभीर चोट के 4 निशान हैं। सिर के बीच में कारोबारी के लिए जो चोट है वो जानलेवा साबित हुई। कारोबारी के दाहिने हाथ की कलाई पर भी डंडा मारने का निशान है। दाहिने हाथ की बाह पर भी डंडे से पिटाई के निशान है। बाईं आंख के ऊपरी परत पर भी चोट के निशान है। तो पुलिस की पिटाई ने ये जान ले ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। उसका दिन इतना ही तुम्हारे दिन का साथ था, उसका साथ अभी हम इन सब की बातों से संतुष्टि अपनी व्यक्त नहीं कर सकते, इतनी नहीं है। हम सीएम जी से बात करेंगे, उसके बाद संतुष्टि बताएंगे। समय दिया है आपको, बोला है मिलवाएंगे, बात कराएंगे, किस समय बताया है? समय बताया गया है कि हम आपको 1 घंटे पहले बता देंगे कि कब मिलवाएंगे। आपने 3 जो मुख्य मांगे रखी थी, कोर्ट का जो केस है उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, 50 लाख का मुआवजा आप चाहती थी और 1 नौकरी, क्या उसको लेकर के कोई आपको आदेश या कोई इंगित किया गया, कोई बात कही गई अभी तक, कोई आश्वासन? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कहा गया है ये आपको सीएम जी बताएंगे। उनसे बात होने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से आपको वहीं से जो आदेश होगा वही माना जाएगा। आपने जिस तरीके से बात रखी थी, आप न्याय की बात कर रही हैं, आप जब से ये प्रकरण आया परेशान हैं, हम देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें जो तफ्तीश की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है, निलंबन की बात हो रही है, वो पारदर्शी है? आपको लग रहा है जिस दिशा में कार्रवाई हो रही है? अभी मुझे कार्रवाई के बारे में कुछ भी सूचना नहीं मिली है, इसीलिए मैंने सीबीआई जांच के लिए उसमें लिखा है। आपने सीबीआई जांच की मांग की? हाँ, मैंने जो पत्र दिया उसमें लिखा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी? आपको लग रहा है कि वो संवेदनशील होंगे इस मामले में? अभी तक मैं जितना मुख्यमंत्री जी के बारे में न्यूज़ सुन के जान पाई हूँ, तो ये नॉर्मल घटना नहीं है, उसको वो बहुत लाइट नहीं ले सकते हैं। एक पुलिसकर्मी, 6 पुलिसकर्मियों ने एक निर्दोष की हत्या करी है और वो निर्दोष भी एक ऐसा है जिसके घर पे कोई नहीं है उसके अलावा। तो मुझे नहीं लगता है सीएम महोदय इसको बहुत हल्के में लेंगे। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में करूंगा।
पे आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुभव करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार-बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो जहां एक तरफ परिवार की गुहार है कि इंसाफ मिलनी चाहिए, और वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें कई जगहों पर शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान हैं, और ये पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हुई है। वहीं योगी परिवार से भी मिलेंगे, वो भी पहुंचेंगे, परिवार की बात सुनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पत्नी कह रही थी कि वो चाहती हैं कि सीबीआई जांच हो। बाकायदा उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुआवजे की भी मांग की है, सरकारी नौकरी की भी मांग की है। तो ये सारे मांग जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर परिवार उनके सामने रखेगा। अखिलेश यादव के पहुंचने की भी जानकारी सामने आ रही थी। इसी बीच आपको बता दें, जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम, उसको लेकर सियासत भी तेज हो गई। विपक्षी पार्टियां सीधे तौर पर यूपी सरकार को घेरते हुए, यूपी पुलिस को घेरते हुए, परिवार का दूसरी तरफ रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी चोट उन्हें लगी होगी, इस वजह से उनकी मौत हुई। बताया जा रहा है सर पर उन्हें गंभीर चोट लगी और वही मेन वजह रही मौत की। फिलहाल परिवार इस वक्त बेहद गम में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी पहुंचेंगे आज परिवार से, वो खुद मुलाकात करेंगे। उसका दिन आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में करूंगा। कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार-बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में करूंगा। कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार-बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो इस पूरे मामले में कानपुर के जिलाधिकारी का क्या कहना है, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। 3 मांगे आपके सामने रखी थी, क्या तीनों पे संतुष्ट है? उस पे क्या वो बोल रहे हैं? चीजें उनके द्वारा बताया गया है, वो भी उनको यही बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक है उसमें ये चीजें रखें, और बाकी उनके द्वारा जैसे बताई गई है, एक तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में, सहायता के बारे में, और उसी के साथ साथ जो नौकरी के बारे में, इस चीज के बारे में भी अवगत कराया गया। और अपने केस को ट्रांसफर करने की बात कही, उसको लेकर के आपने अपनी तरफ से कोई चीज इसमें अभी आप कही है? वो तो गोरखपुर में चल रहा है, तो वो तो हाई लेवल पे डिसीजन।
तो इस सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर घेरने की कोशिश यूपी पुलिस और यूपी सरकार को। इसके लिए अखिलेश यादव भी देखिए अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले, लेकिन उससे पहले ही जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। पुलिस से झड़प भी यहां पर देखिए हो रही, क्योंकि पुलिस जो है वो उनको हटाने की कोशिश कर रही है भारी तादाद में, क्योंकि वहां पर कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हैं और इसीलिए वहां से लोगों को हटाया भी जा रहा है ताकि परिवार तक एक एक लोग पहुंच पाए। भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे तो दिक्कत होगी। पुलिस वाले भी आपको तस्वीरों में यहां पर नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तस्वीरों में नजर आ रहे। तो अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, उससे पहले ही ये कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। भारी जमावड़ा यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिख रहा है। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, इस वक्त स्थिति वहां पर क्या है, क्योंकि अखिलेश यादव पहुंचने वाले, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के ढेरों कार्यकर्ता पहुंच गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे, उससे पहले स्थानीय विधायक जो रहे इरफान सोलंकी वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए, और जिसकी वजह से ये पूरा मामला अभी झड़प हुई है और वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। लेकिन अखिलेश यादव के पहुंचने की वजह से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहुंचने की वजह से पूरा मामला बिगड़ा है। जी, तो कितनी देर में पहुंचेंगे अखिलेश यादव, क्या जानकारी? देखिए, अखिलेश यादव को पहुंचने में करीब अभी आधा घंटा लगेगा, क्योंकि वो कानपुर में तो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ से दूरी है उनके पहुंचने में। तो कहा जा रहा है कि उससे पहले ही इरफान सोलंकी पहुंचे हुए अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, कि उनके अध्यक्ष जो आ रहे हैं, और इसी की वजह से तमाम अचानक कार्यकर्ताओं के पहुंचने की वजह से जो व्यवस्था की गई थी पुलिस कर्मियों की, और वो कोशिश कर रहे थे कि वहां पे घर के अंदर जा सके, मीनाक्षी गुप्ता से भी बात कर सके। इसी बीच को लेकर के दोनों के बीच में झड़प हुई है। पुलिस ने भी कोशिश किया कि वहां पे जो स्थितियां हैं वो नियंत्रित रहें, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मौके पर पहुंचे जाने के बाद से ये थोड़ा अफरा तफरी मची है। और बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव बताया जा रहा है आधे घंटे के बीच में यहाँ पर पहुंचेंगे, और उस बीच समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पहुंचे हैं और यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। धक्का मुक्की के हालात भी वहां पर तस्वीरों में देखिए नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके जाए, भारी भीड़ वहां ना पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं वो मानने को तैयार नहीं है और कार्यकर्ताओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है। यानी अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं, पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे और जो पीड़ित परिवार की मांग है, चाहे वो सीबीआई जांच को लेकर हो, मुआवजे को लेकर हो, या फिर किसी और विषय पर, सरकारी नौकरी की भी बात परिवार वाले कर रहे हैं, उन सारे विषयों पर योगी आदित्यनाथ सीधे बात करेंगे परिवार से, वो भी पहुंचने वाले। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव के पहुंचने का भी कार्यक्रम है, लेकिन उस कार्यक्रम से पहले ही यहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा हटो, ये थोड़ा तुम्हारा इतने दिन। तो देखिए जल्दी से आपको यहाँ ये भी बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है कि चोट की वजह ही मौत रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। शरीर के कई हिस्सों में चोट है, गंभीर चोट के 4 निशान शरीर पर पाए गए हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। दाहिने हाथ की कलाई पर डंडे के निशान भी पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि नजर आए हैं। सिर और चेहरे पर भी चोट के निशान है।